नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज की सीरीज रहने वाली जीके की रहने वाली, ठीक है। जीके के साथ हम जीएस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास साथियों। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो क्लास को आपको क्या करना है, पूरा देखना है, ठीक है। पूरा देखना है। जो आपका जीके का भाग रहता है 71 से लेकर 120 तक, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको डेली आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और साथियों ग्रुप में नहीं जुड़े हुए व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। तो चलिए पहला प्रश्न है साथियों, भारत में मुद्रास्फीति खाली जगह के आधार पर मापा जाती है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है वो किसके आधार पर मापी जाती है साथियों, इसका आंसर बताइए। तो भारत में देखिए आपके सामने ऑप्शन है, पढ़कर आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। तो मेरे देने से पहले आप सभी को आपका आंसर देना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों भारत में मुद्रास्फीति है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही उत्तर। कार्यबल की जनसंख्या में खाली जगह वर्ष से लेकर वर्ष तक की आयु तक को सम्मिलित किया जाता है। देखिए कार्यबल की जनसंख्या में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया है, किसमें, कार्यबल की जनसंख्या में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही ये 15 वर्ष से लेके 64 वर्ष तक की आयु के लोगों को इसमें सम्मिलित किए गए हैं कार्यबल की संख्या में। दूसरा ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही हो जाएगा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात तथा न ही आयात होता है। तो इसमें से किस प्रकार की व्यवस्था में न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है साथियों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा आपके बंद, न तो निर्यात और न ही आयात। किस प्रकार की, बंद, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, बंद हो जाएगा। अगला है कि किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। किसानों को अपने फसल के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। तो किस कीमत की घोषणा की जाती है साथियों, तो ये की जाती है किस कीमत की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अगला है कि अपने रोजगारों की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है। अपने रोजगारों की शर्तों को बनाए रखने या फिर सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक जो संगठन होता है वो संगठन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो वो कहलाता है साथियों मजदूर संघ कहलाता है, मजदूर संघ कहलाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। एक निश्चित निर्णय, खाली जगह, एक निश्चित निर्णय या फिर कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार होता है। बताइए इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे वीटो क्या होता है, वीटो, एक सेकेंड, हाँ। देखिए वीटो, वीटो एक निश्चित निर्णय या फिर कानून को रोकने के लिए ये किसी व्यक्ति है, पार्टी है, राष्ट्र का इसका इस पर अधिकार होता है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। अगले कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा भाग है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो नगर पालिकाओं से संबंधित है कौन सा भाग, नाइन्थ ए, भाग कौन सा, नवे का ए। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का कानून किए गए हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का कानून किए गए हैं साथियों। दल बदल का कानून किस अनुसूची में किए गए हैं, तो ये किए गए हैं साथियों 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो रहा है यहाँ पे। चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया। देखिए चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया। बताइए इसका आंसर। तो ये किया वैदिक, ऑप्शन पहला हो जाएगा सही उत्तर। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चहामानों को बाद में खाली जगह के नाम से जाने लगा। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चहामानों के बाद में खाली जगह के नाम से जाना लगा है, तो किसको जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, दूसरा, चौहानों को दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। किस सत्र में सरोजिनी नायडू, बताइए इसका आंसर। तो 1922 गया में, 1925 कानपुर, 1928 कलकत्ता या फिर 1931 कराची। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1925 कानपुर के, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से लेकर 1947 की अवधि को क्या कहा जाता है? 1915 से लेकर 1947 की अवधि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या जाता है कि गर्म दलीय, नरम दलीय, और इसको कहा जाता है गांधी का दौर। क्या? गांधी का दौर 1915 से लेके 47 के बीच का दौर। ऑप्शन तीसरा। अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी के द्वारा जो अरबी पुस्तक है इसका नाम क्या है? अल बरूनी ने जो अरबी पुस्तक लिखी है इसका नाम क्या है? तो किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ऑप्शन पहला हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न अगला है कि 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? 1920 के दशक में भारत में जो शुद्धि आंदोलन शुरू किया था वो किसने शुरू किया था? तो शुद्धि आंदोलन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जी को जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है? तो कितने करोड़ की दी गई है? तो साथियों ये दी गई है कितने? 24,104 करोड़ की। 24,104 करोड़ की। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार स्थित नहीं है? ऐसा नहीं है। इनमें से कौन सा है जो उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? चौथा कौन सा? कैमूर की पहाड़ियां। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी को डेल्टा को ये आच्छादित करती हैं? तो कौन सी करती हैं? आच्छादित करती है। आच्छादित करती हैं साथियों गरान मैंग्रोव वन। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि अन्नाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी, तो साथियों ये है अन्नामलाई पहाड़ी। ऑप्शन ए हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी, पहला हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों कि भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? बिहार करता है, असम करता है, उड़ीसा करता है, पश्चिम बंगाल करता है? भारत में कौन सा राज्य है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो जूट का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो जूट का उत्पादन करने वाला साथियों कौन सा राज्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, जूट उत्पादित में सर्वाधिक अग्रणी राज्य हैं। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए प्रत्येक सेंटीमीटर में, हर सेंटीमीटर 10 समान उसको विभाजित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं, डेसीमीटर कहते हैं या फिर मिलीमीटर कहते हैं? तो साथियों उसको क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर। तो उसको साथियों कहते हैं मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलीमीटर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि पारभासी वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनके आर पार हम क्या नहीं देख सकते? किस रूप में देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, या फिर कोई विकल्प इसमें से नहीं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि पारभासु वस्तु वे वस्तु हैं जिनके आर पार हम, अब इसमें से ऑप्शंस में से ढूंढ के आपको बताना है कि क्या हम इस प्रकार कर सकते हैं इसके साथ में। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका, इसको देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जो पारभासी वस्तुएं होती हैं, पारभासी वस्तुओं को हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक पतली तार को बल्ब से प्रकाश देती है तो ये क्या कहलाती है? एक पतली तार होती है, पतली तार को जो बल्ब से प्रकाश देती है तो क्या कहलाती है? 93। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तंतु फिलामेंट, फिलामेंट नाम सुना होगा, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रजनन अंग है? प्रजनन अंग वाला पौधा कौन सा है? तो प्रजनन अंग वाला पौधा है फूल है, फूल है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए क्या उत्पादन करता है? जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए क्या उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन क्या करता है साथियों? रोग प्रतिरोधक। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन से साथियों, बस इतने ही क्वेश्चन से कितने हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी ऑन। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इसकी पीडीएफ है, जो भी है वो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है? धन्यवाद।